जी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, तो वो उसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें 4 लेमास को पहले प्रूव करना है। ठीक है, तो 4 में से पहले 2 तो आसान थे और सिंपल थे, छोटे भी थे, तो हमने, और तीसरा एक लेंथी था, तो हमने पहले 3 तो कवर कर लिए इसे पिछले पार्ट में। ये इसका सेकंड पार्ट है इसी टॉपिक का, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ जो लेमा है उसको हम प्रूव करेंगे और उसके बाद हम इसका जो ओवरऑल जो हमने मेन चीज़ प्रूव करनी है वो इसके बाद करेंगे। तो फोर्थ लेमा देखें, इसमें भी उन्होंने क्या बताया कि अगर एन हमारे पास एक इंटीग्रल, देखें इफ़ एन इज़ ए इंटीग्रल एंड रियल ऑफ जेड इज इक्वल वो पॉजिटिव हो, तब हमारे पास इक्वेशन 1 मीन्स के तब हमारे पास लेमा 4 ये स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए अब हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। इन द इंटीग्रल ऑन दी राइट इन 1, इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पे इंटीग्रल है उसको हम क्या करते हैं, उसमें t की जगह n बीटा ये पुट करते हैं। ठीक है, तो जब ये पुट करेंगे मीन्स कि हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर हम t की जगह एक नई सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो क्या करेंगे n बीटा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dt किसकी इक्वल आ जाएगा n d बीटा। इस तरह जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं, जब t 0 होगा तो बीटा भी 0, इस जब टी एन होगा तो बीटा क्या हो जाएगा 1। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, वो हमने सब्स्टिट्यूशन सारी इसमें कर दी, एन एन कैंसिल, बाकी सारी टर्म्स वैसे ही। तो इसको हमने सिर्फ थोड़ा इकट्ठा करके लिख लिया कि देखिए राइट साइड को वैसे ही रहने दें, सॉरी लेफ्ट साइड को, राइट साइड को हम कैसे लिखते हैं कि पहली टर्म हमारे पास क्या बची 1 माइनस बीटा होल की पावर n, दूसरी टर्म क्या बची, दूसरी टर्म बची मेरे पास z की पावर में वही 1 माइनस z माइनस 1 प्लस 1, तो z की पावर n की पावर z ही रहेगी और साथ में क्या रह गया बीटा की पावर में z माइनस 1 डी बीटा, तो ये रह गया। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रल के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट में बीटा है और सेकंड में बीटा है, तो हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो ये कैसे करेंगे देखिए, इसमें हमने जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ चल रही है और राइट साइड पे जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है ये देखें, जो एन जेड है मीन्स के एन की पावर जेड ये बाहर ही रहेगा। उसके बाद सारी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला वो सारे इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लगाया हुआ है। फर्स्ट टाइम वैसे ही, सेकंड की सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी मैंने। ठीक है, और आगे फिर क्या कहते हैं इसको, माइनस आना था क्योंकि वो माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, तो इंटीग्रल फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और सेकंड की फिर से इंटीग्रेशन। ओके, तो ये जब हम लिमिटिंग वैल्यूज़ में अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा दोनों चीज़ें। ठीक है, और इसके बाद प्लस n जो है हमारे पास वो ऐसे ही एन जेड पहले से ही था और एक n इंटीग्रल से बाहर निकला है। इंटीग्रल के अंदर क्या रह गया मेरे पास, वो +1 और -1 जो बीटा की पावर में था वो कैंसिल ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बीटा की पावर z ओवर z बच गया और साथ में क्या रह गया 1 माइनस बीटा होल की पावर 1 n माइनस 1 डी बीटा, ये हो गया। मीन्स कि इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ तक करने के बाद हमारे पास ये जब सिंप्लीफाई कर लिए तो हमारे पास ये नई टर्म बची, लेकिन यहाँ देखें यहाँ इंटीग्रल के अंदर फिर 2 बार बीटा आ रहा है और प्रोडक्ट हो रही है, तो यहाँ पे मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार फिर लगेगी। तो ये मीन्स के 2-3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बार और इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दी है, मीन्स की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी जस्ट सिंपली डायरेक्ट लिखती है। जब हम इसको ये जो सेकंड है मीन्स के जब फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लगा दी और हमारे पास ये निकल करके आया, इस पे जब सेकंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, वो मैंने इसके स्टेप लिखे नहीं, मैंने डायरेक्ट लिखा कि वो सेकंड टाइम लगाने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगी जो फर्स्ट पे लिखी हुई है। इसके बाद हमने 1-2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और लगानी है, लेकिन वो यहाँ मैंने लिखी नहीं हुई, तो हम क्या कहेंगे यहाँ सिंपली कि कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर। तो जब हम इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे तो देखें उस इंटीग्रल को जब एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई थी तब ठीक है, और जब दूसरी बार हमने लगाई है तब उसमें फ़र्क देखें क्या था। फर्स्ट में देखें हमारे पास इंटीग्रल से पीछे, इंटीग्रल से पहले क्या बचा था n ओवर z, ये फर्स्ट टाइम बचा था, और सेकंड बार जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई तो अब क्या बचा n ओवर z के साथ ऊपर n-1 और नीचे z +1, तो
तो ये जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम 2-3 मिनट लगाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे इंटीग्रल से बाहर, और अंदर क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा बीटा की पावर। फाइनली बीटा की एक जो टर्म है, बीटा क्योंकि असल में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंटीग्रल के अंदर 2 बीटा वाली टर्म्स आ रही थी। तो जब हम बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो वो बीटा की एक टर्म की वैल्यू कम होते 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 0 और एंड पे वो 1 रह जाएगी। मीन्स कि यहाँ जो लिखा है 1 माइनस बीटा होल की पावर 0, तो वो 1 की इक्वल होती है, तो वो ख़त्म। बाकी बीटा की एक टर्म रहेगी। तो यहीं तक हमने लेकर आना था, तो वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो लास्ट से हमारे पास ये बची है b की पावर z प्लस n माइनस 1, इसको हम फिर इंटीग्रेट करेंगे लास्ट टाइम, तो वो हमारे पास इस पर ये आ जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 1 ये ऊपर नीचे कैंसिल। बाकी जो हमारे पास ये सारी बाहर टर्म है, इंटीग्रल से बाहर थी है, जो अभी बाहर है, वो सारी एज इट इज़ चल रही है। और यह लिमिट अब जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 ओवर z प्लस 1 n बचेगा। तो ये रह गया। तो ओवरऑल हमारे पास ये टर्म बची। अब हम क्या करते हैं, अप्लाइंग लिमिट ऑन द बोथ साइड। ठीक है, जब बोथ साइड्स पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे तो वो ओवरऑल सम अप हो गया, हमारे पास क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, जो सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये जो सारी टर्म है, इस सारी को हमने बताया कि सारी किसकी इक्वल थी, गैमा ऑफ z के। ठीक है, तो गैमा ऑफ z, तो वो हमने इसको गैमा ऑफ z की इक्वल कर दिया। ठीक है, फाइनली तो वो हमारे पास इसका मीन्स के फाइनल आंसर आ गया। ये सारी टर्म किसकी इक्वल थी, गैमा ऑफ z के, और ये चीज़ हमने स्टार्ट में प्रूव करनी थी। ओके, अब आ जाता है फिर हमारे पास प्रूफ, जो हमने प्रूव करना था, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गैमा फंक्शन। तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। हम यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो इंटीग्रल है इक्वेशन 1 में, ये कन्वर्ज कब करेगा, फॉर जब रियल ऑफ z हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये जो हमारे पास सारी टर्म है, इसमें हम क्या करते हैं, देखें इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 जो है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको एक साइड जब ले जाऊँगी तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन 1 की जो सारी ये टर्म थी गैमा ऑफ z लेफ्ट साइड पे जो था, उसको मैंने राइट साइड पे ले आया, तो वो क्या हो गया, माइनस गैमा ऑफ z हो गया। ठीक है, और चौथे लेमा के अंदर ये जो गैमा ऑफ z इसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, तो उसकी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में मैंने सारी लगा दी। ओके, अब ये जो है गैमा लेमा 4, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो मैंने सारी यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर दी। ओके, जो सारी वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे, तो ये मेरे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन कुछ ये बन गई। अब ने देखें इसमें फर्स्ट और जो हमारे पास थर्ड टर्म है, ठीक है, उन दोनों को देखें कि उसमें हम क्या करेंगे। देखें फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म, उसमें हमने इंटीग्रल लिया हुआ है। तो जो e की पावर है मेरे पास, मतलब मीन्स के फर्स्ट और थर्ड ये सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके, और सेकंड टाइम हमारे पास वैसे ही आ जाएगी बाद में। अब जब हमने कॉमन ले लिया, अब हम क्या बताते हैं यहाँ पे एक रिजल्ट कि हमारे पास, हमें पता है कि जो लिमिट लेते हैं n इन्फिनिटी तक, इंटीग्रल n से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी और t की पावर z माइनस 1 dt, ये सारा कुछ किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ओके, तो ये सारा हमने क्या कह दिया, 0 के इक्वल होता है। तो ये सारी की सारी जो टर्म है, इसको हम क्या कह देंगे कि वो हो गई 0। पीछे मीन्स कि हमारे पास 2 टर्म्स बची थी ना, तो उनमें से एक टर्म को हमने क्या कह दिया, जो सेकंड वाली है उसको 0 कह दिया। बाकी हमारे पास फर्स्ट टर्म बची जो हमने 2 टर्म्स से कॉमन ली थी। ठीक है, तो वो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मार्क लेते हैं। तो वो मैंने क्या बता दी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकें इक्वेशन नंबर 2 तक। अब उसके बाद एक छोटा सा रिजल्ट है, जिसके बाद हम वापस इक्वेशन नंबर 2 से ही स्टार्ट लेंगे। तो पहले ये रिजल्ट देखते हैं, जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि टी की पावर जब एक इंटीजर होगी z, जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो किसकी इक्वल आती है, रियल ऑफ z के। ठीक है, इस चीज़ को समझें कि जब हम क्या करते हैं, टी की पावर में कोई इंटीजर लेते हैं और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल निकल करके आएगी, रियल ऑफ z के। ठीक है, तो ये मैंने कैसे इसको प्रूव किया है, z हमने ले लिया क्योंकि z हमने ले लिया एक कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, x प्लस आयोटा y, इसका हमने दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू ली। ठीक है,
इसका मीन्स की मैग्नीट्यूड ली इसकी, तो वो हमारे पास हमें पता कैसे ओपन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, इस तरीके से ओपन होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टी की पावर जो थी जी, तो वहाँ जेड की जगह हम क्या लगा देंगे, टी की पावर में एक्स प्लस वाई आयोटा, फिर दोनों अलग अलग कर लिया। और इस तरह जो आयोटा वाई है उसको हम कैसे लिख लेंगे, आयोटा वाई लॉग टी, ठीक है, मीन्स कि उसको हमने एक्सपोनेंशियल में लिख लिया। ओके इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में लिख लिया, अब दोनों साइड पे इसकी एब्सोल्यूट जब वैल्यू लेंगे तो पहले ये दोनों टर्म्स एक साथ आ जाएंगी मार्ट के अंदर, एब्सोल्यूट के अंदर, फिर अलग अलग आ जाएंगे। तो जो टी की पावर है एक्स वो तो ऐसे बाहर आ जाएगा, जो दूसरी टर्म है वो सारी वन के इक्वल आती है, ये एक रिजल्ट है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे कि वन आ गई। तो मीन टू से जो हमने प्रूव करना था कि टी की पावर जब जेड का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो वो टी की पावर एक्स आ गई, जो उसका रियल पार्ट था, ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो सेम एज इट इज़ देखें इक्वेशन नंबर 2 को, कि वहाँ पे जो हमारे पास सारी एक्सप्रेशन थी, ठीक है, और जो हमारे पास ये यहाँ पे एक्सप्रेशन है, तो वहाँ पे हमारे पास देखें इंटेग्रल के अंदर जो टी की पावर जेड -1 था, ठीक है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल ऑफ जेड आ जाएगा साथ में -1, बाकी सारे टर्म वैसे ही, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं पिछले जो हमने लेमास प्रूव किए थे उन्हीं का रिजल्ट, ठीक है। तो वो रिजल्ट हमारे पास पता है, हमें पता है कि जो सारी सेंटर वाली टर्म थी 0 से ग्रेटर थी और नेक्स्ट इस टर्म से लेस थी, ये हमने प्रूव किया हुआ है। तो आई थिंक सो ये चौथा या तीसरा लेमा उनमें से एक है। तो ये हमने रिजल्ट जो है ये डायरेक्ट इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमने डायरेक्ट इसमें यूज़ कर लिया। इसके बाद अब हमारे पास क्या होगा नाउ ये जो सारी टर्म है हमारे पास इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -t और टी की पावर रियल ऑफ z -1 dt, ये क्या होगी, इस कन्वर्जेंट, देन ये सारी टर्म इज़ आल्सो कन्वर्जेंट, मीन्स कि देखें उन्होंने हमें क्या बताया कि अगर हम सिर्फ इस टर्म को लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर ये कन्वर्जेंट है जिसमें इंटेग्रल हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक था, मीन्स कि देखें अगर हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक एक चीज़ कन्वर्जेंट है तो उसके अंदर अंदर भी जब हम एक फाइनाइट हम हिस्सा लेंगे तो वो भी कन्वर्जेंट ही होगा। तो मीन्स कि पहले 0 से इन्फिनिटी तक था तो वो हमने बताया था कन्वर्जेंट है, तो फिर हम कह रहे हैं कि 0 से n तक भी कन्वर्जेंट ही होगा। जब ये चीज़ हमें पता चल गई कन्वर्जेंट है तो उसकी बाउंडेडनेस ये हमने रियल में हमने पढ़ा हुआ है, फिर वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। और बाउंडेड होता है तो वो उसका क्या हमारे पास एक्सप्रेशन होती है कि उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जो उसकी मार्ड वैल्यू होती है वो 0 की इक्वल होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो ऊपर वाली सारी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की इक्वल आएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ बाउंडेडनेस। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो लिमिट भी थी वो भी थी ना, तो लिमिट को भी हमने अंदर ही लिख लिया इस एब्सोल्यूट वैल्यू के, तो ये सारी अभी क्या है, 0 के इक्वल है। तो अब हम इसको क्या इम्प्लाइज करते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट कि ये हमारे पास जो सारी एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो वो हम क्या बताएंगे कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, गैमा ऑफ जी के इक्वल है, ठीक है, मीन्स कि वो पॉजिटिव है सारी, 0 के इक्वल है, और ये हमने बताया था, ठीक है, कि ये जो सारी टर्म है ये किसके इक्वल है, 0 के। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो इंटेग्रल फॉर्म है गैमा फंक्शन की वो क्या होती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। इससे पहले हमने 4 लेमास को यूज़ किया और उसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव की है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, आगे एक आइलर फार्मूले को यूज़ करके हमने एक डिफरेंस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से देखें, सुने, बाय हैंड करें तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। जी, तो ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, ये भी जो भी हमने सारा प्रूव किया है इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, उसी का एक रिज़ल्ट है, उससे उसको यूज़ करके हमने करना है। तो देखिए इसमें हमने क्या कहा है कि यूज़ आइलर इंटेग्रल फार्मूला टू प्रूव डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन अभी हमने पीछे प्रूव की भी है, ठीक है। तो अभी जो हमने इंटेग्रल वाली जो फॉर्म अभी ये प्रूव की है, इसको यूज़ करके अब हमने ये डिफरेंस इक्वेशन फिर से निकाल दी है। तो देखें लेट वी हैव ए डिफरेंस इक्वेशन, वो हमने यहाँ पे एक डिफरेंस इक्वेशन खुद से बना ली कि जब दो फंक्शन का हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कोई रैंडम जी ऑफ एन की इक्वल आ गया, ठीक है। और अभी हमने प्रूव क्या करना है, गैमा ऑफ जेड प्लस 1 इज इक्वल टू गैमा ऑफ जेड, ठीक है, यूजिंग आइलर्स इंटेग्रल फॉर्म, वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी, ठीक है।
अब जहाँ जहाँ z है वहाँ पे z+1 कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास +1 -1 कैंसिल, बाकी ये टर्म बची t⁻z। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मीन्स कि 2 टर्म्स आ गए हमारे पास अब t में, ठीक है। e की पावर में भी t आ रहा है और t की पावर खुद भी आ रही है z की पावर के साथ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लगाई तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और जो सेकंड टर्म है वो माइनस माइनस प्लस हो के वो हमारे पास आ गई, ठीक है। और ये वो रिजल्ट है जो हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि वो हमारे पास क्या बन जाती है, आइदर इंटीग्रल फॉर्म बन जाती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो सारी टर्म है z से पहले पहले वो सारी हमारे पास गामा ऑफ z के ही इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारे पास वही रिजल्ट वापस बन जाएगा, ठीक है।